हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हम इसका जो अगला प्रश्न है उसको डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क से दिया था, तो इसको आज हम जो है डिटेल में समझेंगे कि आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपका आज का प्रश्न है, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 centimeter front of। यानी क्या कहा गया है कि एक अवतल दर्पण, क्या है, एक अवतल दर्पण है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी बेसिकली क्या कहा है कि एक वस्तु है जिसे दर्पण, जो कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसके सामने, ठीक है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और इसकी जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से 3 गुना बड़ा होता है। Where is the image located? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, यानी v का मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन, ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का आवर्धन, ठीक है, आवर्धन दिया गया है m, यानी मैग्निफिकेशन दिया गया है कितना, t, ठीक है। वस्तु को रखा गया है, ठीक है, दर्पण के आगे, तो u दिया गया है कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास दर्पण कौन सा है, कॉन्केव मिरर है। कुछ इस तरीके से होता है आपका कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। और इस दर्पण के सामने, यानी यहाँ पे आप वस्तु को रखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, ये आपका क्या हो गया, पोल यानी ध्रुव। अगर आपको u का मान जो आप लेते हैं, ठीक है, उसका जो साइन होगा वो किसके अनुसार होगा, आपका साइन कन्वेंशन के अनुसार। और उसके हिसाब से हमने क्या देखा था कि दर्पण के आगे, यानी दर्पण के लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस तरफ जो भी आप दूरी लेंगे, चाहे वो आपकी वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या होगी, नेगेटिव, यानी माइनस। एक और चीज आपसे कही गई है कि जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, क्या कहा गया है, जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक, यानी इमेज कैसी है, रियल, ठीक है, इमेज कैसी है, रियल, वास्तविक। और हमें क्या पता है कि कॉन्केव मिरर में, ठीक है, कॉन्केव मिरर में हमने ये पढ़ा है रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड यानी उल्टी, ठीक है, कैसी होती है, उल्टी होती है। और हमें कहाँ पे प्राप्त होती है, दर्पण के आगे। क्यों होती है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रीन लगा सकते हैं और हमें ये स्क्रीन पे प्राप्त होती है, ठीक है। अब रियल इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी होगी, या उल्टा प्रतिबिंब होगा, यानी हमें यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और हमने एक और चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि जो आपका मुख्य अक्ष है उसके ऊपर जो भी आप, जैसे आप वस्तु की हाइट लेते हैं, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई लेते हैं, तो मुख्य अक्ष के ऊपर आप पॉजिटिव लेते हैं और नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इमेज होगी वो रियल होगी, ठीक है, रियल होगी। और ये कैसी होगी, आपका, अगर आप इसकी हाइट को लें,
ये आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, और हमारा जो v होगा वो भी आपका नेगेटिव में होगा, क्योंकि यहाँ पे रियल इमेज है तो दर्पण के आगे हमें प्राप्त। ठीक है, अब हम v का मान निकालना चाहते हैं, तो हम क्या जानते हैं? m बराबर होता है h डैश अपॉन h। अब यहाँ पर जो इमेज है वो कैसी है? रियल है, यानी नेगेटिव में होगा आपका इमेज की हाइट। h डैश क्या है? इमेज की हाइट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको आप लिख सकते हैं माइनस v अपॉन यू भी लिखते हैं आप इसे। ठीक है, ये भी लिखते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपका माइनस v अपॉन यू। m है 3 माइनस v, निकालना है आपको u कितना है? -10 का। ठीक है, कैसा है? माइनस में 10। सॉल्व करेंगे तो v का मान आ गया 3 गुणा 10 यानी 30 सेंटीमीटर। तो v का मान आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। ठीक है, अब इसमें एक चीज रह गई, हमारा जो इमेज था वो कैसा है? मैंने आपको क्या कहा कि रियल है। रियल होगा तो उसकी जो हाइट होगी वो नेगेटिव में होगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन को हम नेगेटिव में, तो यहाँ पे आपका -30 आएगा, जिस कारण v का मान आपका -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माइनस साइन से क्या पता चल रहा है कि जो आपकी इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण के आगे बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने, तो ये आपका नेगेटिव में है। आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है? रियल है। ठीक है, और कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है, तो इसकी हाइट भी नेगेटिव में होगी, जिस कारण इसका मैग्निफिकेशन जब हम लेंगे तो यहाँ पे आप माइनस लें। ठीक है, तो इसलिए आपका -30 आ जाए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, सॉरी, अब आपका जो अगला टॉपिक है उसकी ओर हम चलते हैं। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ग्लास ले लेते हैं, कांच का हमारे पास एक ग्लास है, उसमें हम क्या करते हैं? पानी भर देते हैं। ठीक है, हमने पानी भर दिया। पानी भरने के बाद हम एक पेंसिल लेते हैं और उसमें डुबो देते हैं। अब जब हम पेंसिल को इसमें डुबोते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम इसकी जो इमेज है कुछ इस तरीके से देखते हैं कि पेंसिल का वह हिस्सा जो पानी के बाहर है वो आपको इस तरीके से सीधा दिखाई देगा, लेकिन वह हिस्सा जो पानी के अंदर है वह आपको थोड़ा मुड़ा हुआ सा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कोई चम्मच रख दे, यानी आपने क्या करना है? ग्लास में पानी लेना है, उसमें चम्मच रखना है, तो चम्मच में भी आप यही ऑब्जर्व करते हैं कि जो चम्मच के ऊपरी हिस्सा है जो कि पानी के बाहर है वो आपको साफ दिखाई दे रहा है सीधा, लेकिन वह हिस्सा जो पानी के अंदर है वो बाहरी हिस्से से, यानी जो पानी के बाहर हिस्सा है चम्मच का, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये ग्लास है मान लीजिए, यहाँ पे चम्मच है, ठीक है, और यहाँ पे पानी है मान लीजिए, तो चम्मच का बाहरी हिस्सा आपको इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अंदर वाला हिस्सा जो होगा वो आपको थोड़ा मुड़ा हुआ सा ऐसे प्रतीत होगा, सीधा नहीं दिखेगा। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरीके से चम्मच भी दिखाई। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है? तो बेसिकली ऐसा जो है हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि अपवर्तन होता क्या है? यहाँ पे हो क्या रहा है कि आप एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? कि हमें कोई भी वस्तु दिखती है, कोई भी वस्तु है
चाहे कोई भी वस्तु है, ठीक है, आपके क्लासरूम में कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, आपको कब दिखती? जब उससे जो प्रकाश आ रहा है या उस पर कोई प्रकाश परावर्तित होता है, ठीक है, परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ऐसी वस्तु जिसका प्रकाश परावर्तन के बाद हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता, ऐसी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम पेंसिल के ऊपरी हिस्से की बात करें तो इस पे क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश टकराया, टकराने के बाद हमारी आंखों पे पहुंचा, तो हम इस पेंसिल को आसानी से देख। लेकिन जो निचला हिस्सा है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रकाश चला, प्रकाश ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, तो वो चल के क्या हुआ, वो ग्लास के अंदर जो पानी है उससे गुजरा और फिर पेंसिल पे गया, पेंसिल से टकराया, फिर वो वापस आया, तो पहले वो पानी से गुजरा और फिर हवा से गुजर के हमारी आंखों तक पहुंचा। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में जो प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें डायरेक्ट पेंसिल से हवा में चल के हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, वो दो माध्यमों के बीच में चल रही है। कौन कौन से माध्यम है, पानी और हवा। अब क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरणें दो अलग अलग माध्यमों से चलती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रकाश की किरणें पेंसिल से रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हमारी ओर आ रही है, वो पहले पानी में चल रही है। अब पानी का जो ऑप्टिकल घनत्व या ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। अब पहले वो पानी से चला, फिर वो एयर में यानी वायु में चला, तो यहाँ पे इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल घनत्व कम है, जिसके कारण पानी में, जैसे आपका एयर है, एयर में ऑप्टिकल घनत्व कम है, तो यहाँ पर प्रकाश की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। वहीं अगर हम बात करें पानी की, तो पानी का ऑप्टिकल घनत्व ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की स्पीड जो होगी वो कम होगी, ठीक है, कम घनत्व में स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा घनत्व में स्पीड कम होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, किसी जगह आप जा रहे हैं और रास्ता कैसा है, खुला है रास्ता, तो आप आसानी से आराम से जो है रास्ते से चले जाए। लेकिन अगर इस रास्ते पर ट्रैफिक है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो वाटर है, जो पानी है, उसका ऑप्टिकल घनत्व ज्यादा है, जिस कारण प्रकाश को यहाँ पे चलने में जो है क्योंकि घनत्व ज्यादा है तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, यानी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वहीं अगर हम एयर की बात करें तो एयर में उसको जो है क्या होगा, टाइम कम लगेगा क्योंकि घनत्व कम है, जिस कारण उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब ये जो स्पीड में चेंज हो रहा है, ये जो चाल में परिवर्तन हो रहा है, इस चाल में परिवर्तन के कारण क्या होगा, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो अपने पथ से मुड़ जाए, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि क्या होगा, प्रकाश की जो किरणें हैं वो अपने पथ से मुड़ जाएंगी, ठीक है, जिस कारण क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा यानी अपवर्तन होगा। तो बेसिकली अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये एक ऐसी परिघटना है जिसमें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जिनका ऑप्टिकल घनत्व अलग अलग है, तो क्या होता है, वो अपने पथ से मुड़ जाती है, अपने पथ से मुड़ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी जो प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती, जैसे कि एयर से ग्लास में यानी हवा से कांच की ओर जाती है, तो जो किरण है वो रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल यानी अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। अगर इसका विपरीत हो, यानी अगर मान लीजिए कि किरण कुछ इस तरीके से जा रही है, किस तरीके से कि किरण ग्लास से एयर की ओर जा रही है, कांच से हवा की ओर जा रही है। अब कांच का जो
जो इसका घनत्व है, ऑप्टिकल घनत्व है, वो ज्यादा है। ठीक है, ये एक सघन माध्यम है और एयर क्या है, विरल माध्यम है, इसका ऑप्टिकल घनत्व कम है, जिस कारण क्या होगा, आपके जब प्रकाश की किरण ग्लास से एयर की ओर जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हो जाए, अभिलंब से दूर जाए। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन एक परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, refraction of light is the phenomena of change in the path of light in going from one medium to another. प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के मार्ग में परिवर्तन की घटना है। In going from rarer to denser medium, the ray of light bend towards north. यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। And in going from denser to rarer medium, the ray bend away from the north. और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है या दूर हो जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि अगर आपका जो पेंसिल है कुछ इस तरीके से पानी में डूबा है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रकाश की जो किरण है वो आपका जो ये पेंसिल की नोक, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण जो है जा रही है पानी से होते हुए, फिर ये वायु में जा रही है, तो क्या हो रहा है, ये अपने पथ से मुड़ रही है। अब जब ये पथ से मुड़ रही है तो क्या होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, सरल रेखा में गमन करती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो किरण है जो हमारी आंखों तक पहुंची वो कहीं ऊपर से आ रही है, क्योंकि हम सीधी रेखा मानते हैं, तो कहीं ऊपर से आ रही है और वहां पे हमें इसका जो है इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का जो मुड़ना है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन। ठीक है, आप इसे नोट करें। The light ray reflects whenever it travels at an angle into a medium of different refractive indices. ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण जब भी विभिन्न अपवर्तक सूचकांक या अपवर्तनांक के माध्यम में एक कोण पर यात्रा करती है तो अपवर्तित होती है। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि जब भी कोई किरण है वो जो है चल रही है और वो कुछ इस तरीके से चलती है कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जा रही है। ठीक है, जैसे हवा से ग्लास में जा रही है, और किस तरीके से जाती है, कुछ इस तरीके से वो जो है हवा से ग्लास में जाती है कि वो एक जो है कोण बनाती है अभिलंब के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, कोण के बारे में, यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि अभिलंब के साथ एक कोण बन रहा है। अगर वो अभिलंब की डायरेक्शन में जाएगी तो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है या रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाएगी, कोई एंगल बनाती है, तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि क्या हो रहा है, आपके जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक अलग अलग है, यानी दोनों जो माध्यम है वो उनका जो डेंसिटी है या ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो अलग अलग। ठीक है, एक विरल है, एक सघन माध्यम है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है उसकी जो चाल है
या उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, उसमें परिवर्तन आता है, जिस कारण क्या होता है, जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से मुड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की किरण है वो कुछ एंगल पे जो है इस बाउंड्री से, जो बाउंड्री है इससे पास हो। दिस चेंज इन स्पीड रिजल्ट इन चेंज इन डायरेक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से यानी रेयरर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम की ओर, जिस कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी। अब चेंज आ रहा है किसमें, स्पीड में। ठीक है, चाल में चेंज आ रहा है, चाल में परिवर्तन आ रहा है, जिस कारण यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है उसकी डायरेक्शन या उसकी दिशा में भी परिवर्तन आए। गति में यहाँ परिवर्तन दिशा में परिवर्तन का एक परिणाम। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक की अब हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक अनुपात है, एक रेशियो है, किसका, प्रकाश की चाल का, ठीक है, इसमें वैक्यूम में, और प्रकाश की जो चाल है, यानी जिस, अगर आपके पास कोई माध्यम है उसमें आप प्रकाश का जो है या आप ये कह सकते हैं अपवर्तन, उसका अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं। ठीक है, एक माध्यम है उसका अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, जो प्रकाश की चाल है या उसकी जो स्पीड है वैक्यूम में, उसको आप डिवाइड करेंगे जो प्रकाश की चाल है मीडियम, ठीक है, जिस मीडियम का आप निकाल रहे हो उसमें जो उसकी चाल है, ठीक है, उन दोनों का रेशियो आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक। इसे हम म्यू या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट इज किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल का माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। तो इसको आप लिखते हैं n बराबर c अपॉन v, जहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी वायु या निर्वात पे प्रकाश की चाल, v क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n इक्वल्स टू c अपॉन v। ठीक है, या आप म्यू भी लिख सकते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू c अपॉन, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो अपवर्तन के नियम को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, यहाँ पे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, हमने जो है, जो आपके पिछले लेक्चर्स थे उसमें हमने परावर्तन की कॉन्सेप्ट को जाना था। हमने ये देखा था कि किस प्रकार से किसी दर्पण के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, हमने इंसिडेंट रे, अपतित किरण, परावर्तित किरण का कॉन्सेप्ट समझा था। यहाँ पर हम अपतित किरण यानी इंसिडेंट रे और अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टर रे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब क्या होता है, हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण है, ठीक है, प्रकाश की किरण है, जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से मुड़ जाती है। अब वह किरण जो पहले माध्यम से गुजर रही है या जो इंटरफेस है या बाउंड्री है दो माध्यमों की, उससे पास हो रही है,
ठीक है। इस किरण को हम इंसिडेंट रे कहते हैं या अपतित किरण। ठीक है, इंसिडेंट रे या अपतित किरण कह सकते हैं। ठीक है। अब वह किरण जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाके रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर जो अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, अपवर्तित हो जाती है, तो ऐसी किरण को रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे या अपवर्तित किरण। ठीक है। अपतित किरण क्या होती है? जो कि पहले माध्यम से गुजर रही होती है, पहले माध्यम से गुजरने के बाद जो दूसरे माध्यम में जाती है, अपवर्तित होती है, ऐसी किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पर जो एन डैश है इसे हम नॉर्मल कहते हैं, यानी अभिलंब। अब वह कोण जो अपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है उसको हम एंगल आई कहते हैं, यानी अपतन कोण, यानी इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल। वह कोण जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है इसको हम अपतन कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया? एंगल आर, यानी अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है आपके दोनों लॉ। ठीक है, ये आपका एंगल आई है, ये एंगल आर। ठीक है। अब पहला जो आपका नियम है, जो आपका लॉ है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, ठीक है, अपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, अपतन है, ये जो कि आपके दोनों मीडियम में है, तो ये सबके सब एक ही प्लेन में लाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, यानी ये किरण एओ किरण, रिफ्लेक्टेड रे है, ओबी किरण है, एन डैश है, ये सभी के सभी एक ही जो है प्लेन में होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड normal to the interface of two medium at the point of incidence all lie on the same plane. अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अपतन बिंदु पर दो मीडियम के इंटरफेस के लिए अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम है, आप इसे नोट करें। जो इसका दूसरा नियम है इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ है वो बेसिकली क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, यानी 1n2। या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले मीडियम का दूसरे मीडियम पे, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। साइन ऑफ एंगल आई, यहाँ पे एंगल आई क्या है? एंगल आई जो है, जो आपका जो है ये आपका क्या है? अपतन कोण। ठीक है, और ये आपका कौन सा है? एंगल आर कौन सा है? अपवर्तन कोण। अपतन कोण यानी वह कोण जो किसके बीच में बन रहा है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। अपतन कोण, ठीक है, ये हो गया आपका एंगल आई। और अपवर्तन कोण कौन सा होता है? जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें।
अब हम उन कंडीशंस की बात करते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन होता नहीं। तो यहाँ पर दो ऐसी कंडीशन है जिसमें अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन नहीं होता। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप जो प्रकाश की किरण है यानी जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे को अगर आप अभिलंब की दिशा में डालते हैं यानी कुछ इस तरीके से डालते हैं कि जो आपका किरण है वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ इस तरीके से डालते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो इंटरफेस के साथ या बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, या हम किरण को जो है नॉर्मली डाल देते हैं, अभिलंब की दिशा में डालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसे नॉर्मली डालते हैं यानी किरण को नॉर्मली एक माध्यम से दूसरे माध्यम से पास करवाते हैं तो क्या होता है? अपवर्तन नहीं होता। यहाँ पे जो आपका एंगल आई है वो 0 डिग्री का होता है, या आप कह सकते हैं कि जो किरण है वो बाउंड्री के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरी कंडीशन है जब आप जो है किरण को ऐसे दो माध्यमों से गुजारते हैं या उसे पास करवाते हैं ऐसे माध्यम से जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 1 है। अगर दोनों का अपवर्तनांक 1 यानी सेम है तब भी आपको रिफ्रैक्शन दिखाई नहीं देता। तो यानी अगर आप रिफ्रैक्शन को देखना चाहते हैं या रिफ्रैक्शन को शो करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए आपको? पहली चीज, आपकी जो किरण है वो नॉर्मल के साथ कुछ कोण बना रही हो यानी थीटा एंगल बना रही हो। दूसरी चीज, दोनों मीडियम्स जो आपने माध्यम लिए हैं उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 1 या सेम ना हो। Light is incident normally on a boundary. प्रकाश बाउंड्री पर ठीक है, प्रकाश जो है सीमा पर या बाउंड्री पर सामान्य रूप से आपतित होता है या नॉर्मली से डाला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम इन कॉन्टैक्ट आर इक्वल। संपर्क में दो माध्यमों के अपवर्तनांक समान होते हैं तब भी आपको अपवर्तन जो है होता हुआ दिखता नहीं है यानी अपवर्तन नहीं होता। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो आपका अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लेंस का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर हम स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस आप नॉर्मली जो अपनी डेली लाइफ में देखते हैं वो नॉर्मली कांच का बना होता है। तो आप किसी भी चीज से लेंस बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कि ट्रांसपेरेंट है, जैसे कि आप पानी से लेंस बना सकते हैं, आप जो है ग्लास से लेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज जिससे प्रकाश जो है पास हो सकती है, ऐसे माध्यमों से आप लेंस बना सकते हैं। यहाँ पर हम गोलीय लेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। तो आपका जो उत्तल लेंस होता है वो आपको कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से उसकी बाहरी जो सरफेस होती है वो कर्व होती है। बेसिकली अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस जो हमारे होते हैं ये बायफोकल लेंस होते हैं यानी इनके दो फोकस होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, हमने मिरर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था। आपका जो अवतल दर्पण था वो कन्वर्जिंग मिरर था, उत्तल दर्पण आपका क्या था? डाइवर्जिंग मिरर। इसी तरीके से आपके दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस।
यहाँ पे मिरर से उल्टा होता है, दर्पण से उल्टा होता है, यानी यहाँ पर जो कॉन्केव लेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्केव लेंस होता है यानी अवतल लेंस होता है, जो आपका अवतल लेंस होता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, जबकि आपका उत्तल लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इनके रे डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज जो भी आपको पढ़ाया गया, जितने टॉपिक्स हमने आज कवर करे, उन सबको आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।